Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Med Sparkle, and in this video, we are going to start the drugs which are used to treat peptic ulcer disease. ठीक है, which is the topic of our day 9. सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ एसिड सिक्रीशन के हवाले से. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी समझेंगे तभी जो है वो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ पाएंगे. तो सबसे पहले हमारे स्टमक के अंदर एसिड सीक्रेट होता है, दैट इज़ HCl. ठीक है, इसकी हम जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझेंगे कि ये किस तरीके से सीक्रेट होता है, क्योंकि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है उसमें जो मेन मसला है ये HCl ही होता है. इसको हमने जो है वो कम करना होता है या ब्लॉक करना होता है या डिक्रीज़ करना होता है. ठीक है, अब सबसे पहले हमारे जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स होते हैं ये इसको किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं. सपोज दीज आर गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, इनके पास एक प्रोटॉन पंप होता है. प्रोटॉन पंप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एसिड सिक्रीशन. ठीक है, सपोज ये हमारे पास जो है वो एक प्रोटॉन पंप है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप. इसका दूसरा नाम है प्रोटॉन पंप. ठीक है, ये प्रोटॉन पंप जो है वो एसिड सिक्रीशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके अलावा इस प्रोटॉन पंप को एक्टिव करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास 3 स्टिमुलेटर्स होते हैं. एक होता है हमारे पास हिस्टामिन. ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है एसिटाइल कोलिन और तीसरा हमारे पास गैस्ट्रिन. अब जब भी हमारे पास जो डाइटरी पेप्टाइड है वो हमारे एंट्रल जी सेल्स के अंदर उसको स्टिमुलेट करते हैं सेल्स को, तो हमारे जो जी सेल्स हैं वो गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, गैस्ट्रिन क्या करता है, ये हिस्टामिन को रिलीज करवाता है, हिस्टामिन जाके इसको एक्टिव करेगा. ठीक है, इसके अलावा जो है गैस्ट्रिन हमारे पास खुद भी जो है वो प्रोटॉन पंप को एक्टिव करता है. अब इसके अलावा जो हमारे पास वेगस नर्व है या वेगस नर्व जो है वो एसिटाइल कोलिन के थ्रू वर्क करती है ना. वेगस नर्व जो है विया एसिटाइल कोलिन ये क्या करती है, ये 3 तरीकों से जो है वो एक्टिव करती है. ये क्या करेगी, ये सबसे पहले डायरेक्ट स्टिमुलेशन करवाएगी. एसिटाइल कोलिन जो है वो डायरेक्ट स्टिमुलेशन करवाएगी. डायरेक्ट स्टिमुलेट करने के साथ ये क्या करेगी, ये एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स को जो है एक्टिव करेगी. एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स जो हैं वो हिस्टामिन को रिलीज करवाएंगे. ठीक है, इसके बाद जो तीसरा मैकेनिज्म है ये डायरेक्ट रिलीज करवाएगी गैस्ट्रिन को, और गैस्ट्रिन जो है देन वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा. तो हम दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं. हमारे पास स्टिमुलेटर्स जो हैं वो 3 तरह के हैं, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन. सबसे पहले जो हम डाइटरी फाइबर लेते हैं वो स्टिमुलेट करता है हमारे एंट्रल जी सेल्स को. एंट्रल जी सेल्स जो है वो स्टिमुलेट होकर क्या करेंगे, गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करेंगे. गैस्ट्रिन जो है ये हमारे पास खुद से प्रोटॉन पंप को एक्टिव करेगा और दूसरा ये क्या करेगा, ये हिस्टामिन को रिलीज करवाएगा. ठीक है, इसके बाद जो एसिटाइल कोलिन है विया वेगस नर्व, ये हमारे पास 3 मैकेनिज्म्स रखता है. किस तरीके से करता है ये, सबसे पहले तो ये हमारे पास हिस्टामिन को रिलीज कराता है. इसके बाद ये डायरेक्ट स्टिमुलेशन करता है खुद भी प्रोटॉन पंप की, और देन ये गैस्ट्रिन को भी स्टिमुलेट करता है या प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा एक और काम ये करता है, ये सोमैटोस्टेटिन को जो है वो ब्लॉक करता है. एसिटाइलकोलिन ये सोमैटोस्टेटिन को जो है ये ब्लॉक करता है, और इसके बाद जो है ये क्योंकि सोमैटोस्टेटिन जो है ये गैस्ट्रिन को ब्लॉक कर रहा होता है बेसिकली. ठीक है, बाद में जो है गैस्ट्रिन को ये ब्लॉक करता है सोमैटोस्टेटिन, तो ये इसको ब्लॉक ना करे इसीलिए एसिटाइलकोलिन जो है इसको ब्लॉक कर देता है. तो ये हमारे पास थी नॉर्मल फिजियोलॉजी. अब अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस आ जाए तो ये हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है या डिजीज़ कंडीशन होती है. अब जो मोस्ट कॉमनली डिजीज़ है हमारे पास ये है पेप्टिक अल्सर डिजीज़. ठीक है, जिसके लिए हम एंटासिड, PPI, H2 ब्लॉकर्स, इन सारी ड्रग्स को यूज़ करते हैं. पेप्टिक अल्सर क्यों होते हैं, ये अल्सर्स होते हैं जो कि हमारे गट में हो जाते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी स्टमक की वॉल है या गट की वॉल है ये एसिड से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है. तो बेसिकली ये डिजीज़ होती क्यों है, ये इंक्रीज एसिड सिक्रीशन की वजह से होती है, या फिर जो हमारी म्यूकोजल रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है. अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है ये हमारे पास इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और इसके अलावा
ड्रग इंड्यूस भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर एनसेड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये इंड्यूस करवाती है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को। इसके अलावा एच पाइलोराई भी जो है बैक्टीरिया, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कॉज करता है। अब जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि होल स्टमक इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो हमारी म्यूकोजल रेजिस्टेंस होती है, नॉर्मली प्रेजेंट होती है स्टमक के वॉल के अंदर, वो हमारे पास इम्पेयर होती है इन दिस कंडीशन। ठीक है, जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो हमें एसिड सिक्रीशन से जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो जब ये हमारे पास लेयर डिक्रीज हो जाती है या लॉस हो जाती है किसी वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसका कि ये जो है वो अल्सर कॉज कर दे। इसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है कि जो सोमैटोस्टेटिन सेल्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास लॉस हो जाते हैं। सोमैटोस्टेटिन की हमने बात की थी कि जो गैस्ट्रिन होता है एसिड सिक्रीशन में जिसका रोल है, सोमैटोस्टेटिन जो है इस गैस्ट्रिन को ब्लॉक करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि एसिड भी जो है वो एक वक्त तक सिक्रीट होगा, फिर उसके अलावा जब उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो एक नॉर्मल कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के तहत सोमैटोस्टेटिन जो है ये इसको ब्लॉक कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, ये सेल्स हमारे पास लॉस हो जाएंगे तो ये गैस्ट्रिन को ब्लॉक नहीं करेंगे। गैस्ट्रिक को ब्लॉक नहीं करेंगे तो एसिड सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी और ये हमारे पास रीनल अल्सर। फिर अगर मैं इसके अदर टाइप की बात करूं, लाइक अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, फॉर एग्जांपल एच पाइलोराई का इन्फेक्शन जो है वो अल्सर कॉज करवाता है। इसके अलावा जो एनसेड्स हैं वो भी अल्सर कॉज कराती हैं। एनसेड्स किस तरीके से करवाती हैं कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारे पास म्यूकोजल रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारे पास इनहिबिट हो जाते हैं, सो दैट विल लीड टू द अल्सर। फिर जो पेप्टिक अल्सर का पेन होता है ये एपिगैस्ट्रियम में जो है वो ज़्यादा फील होता है और ये वेल लोकलाइज पेन होता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है वो हमारे पास है कि सबसे पहले तो हम जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं बाय एंटासिड्स। देन हमारे पास जो सीक्रीशन ऑफ एसिड है उसको हम कम कर दें। देन थर्ड क्या है कि हम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, लाइक म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, ताकि जो वॉल है वो प्रोटेक्टिव रहे। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम प्रोटेक्ट करें अल्सर को। और फिफ्थ जो है वो ये है कि हम हील करवाएं अल्सर को, हीलिंग ऑफ अल्सर। एंड हमारे पास लास्ट क्या है कि अगर एच पाइलोराई एसोसिएटेड अल्सर है तो एच पाइलोराई को जो है वो किल किया जाए या एराडिकेट किया जाए। तो जो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी थी कि ये न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को बाय एंटासिड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंटासिड से। एंटासिड्स क्या करवाती है, ये हमारी जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ये हमारे पास वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, वीक बेसिस होते हैं ये हमारे पास। जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसको, उसके वॉल्यूम को मतलब ये डिक्रीज नहीं करेंगे, यानी कि एसिड सिक्रीशन को ये जो है वो डिक्रीज नहीं करेंगे। इसका वॉल्यूम ऑफ एसिड के साथ कोई लेना देना नहीं है, जितना भी एसिड होगा ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, बेसिकली ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होता है और इसका जो मेन रोल है वो यही है कि ये एक प्रॉम्प्ट रिलीफ देता है फ्रॉम अल्सर पेन। और ये जो है वो हमारे पास इंडिकेटेड नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म यूज़, बिकॉज इसका अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो ये कॉज करता है गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, कॉज कर सकता है। इसके अलावा बेल्चिंग भी कॉज कर सकता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है। देन ये हमारे पास सिस्टमिक एंड यूरिनरी एल्कलॉसिस भी करवा सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है वो रीबाउंड हाइपर एसिडिटी भी कॉज करता है। तो प्रोलॉन्ग यूज से क्या होता है, हमारे पास 3 इफेक्ट्स आते हैं। एक तो हमारे पास ये बेल्चिंग और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कॉज करेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है ये रीबाउंड हाइपर एसिडिटी करवाएगा और तीसरा जो है ये करवाता है सिस्टमिक एंड यूरिनरी अल्कलॉसिस। अब अगर इसकी एग्जांपल की मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें आता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
अच्छा, एल्यूमिनियम जब हम यूज़ करते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि वो कॉन्स्टिपेशन कॉज़ करेगा, और जब अगर हम मैग्नीशियम यूज़ करते हैं तो ये जो है वो हमारे पास डायरिया कॉज़ कर सकता है। उसके बाद हमारी जो दूसरी स्ट्रैटेजी थी कि हम जो है वो डिक्रीज़ करेंगे सिक्रीशन ऑफ एसिड इन द स्टमक। तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे? पीपीआईज़ यूज़ करते हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीआई की, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं होगी, हमने पूरी फिजियोलॉजी पढ़ ली। तो अब हम जो है वो आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप क्या कर रहा था और प्रोटॉन पंप को जो है वो ये ड्रग्स इनहिबिट करेंगी, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या होगा। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं ये प्रो ड्रग्स होती हैं बेसिकली, और इनका जो एक्टिव मोइटी होता है वो होता है सल्फेनामाइड, और ये हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिट करती हैं प्रोटॉन पंप को इन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमिप्राजोल, ये जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स हैं। इसके अलावा दूसरी भी ड्रग्स आती हैं, लेंसोप्राजोल, रेविप्राजोल, टेनेटोप्राजोल, और इसके अलावा आइलाप्राजोल। अब टेनेटोप्राजोल जो है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट एक्टिंग पीपीआई है, और ये इफेक्टिवली जो है वो नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करती है। इसके अलावा पीपीआई को जो है वो हम कब देते हैं? पीपीआई को हम वैसे बिफोर मील यानी कि हाफ आवर जो है वो पहले देते हैं, और ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग इसको एम्प्टी स्टमक लिया जाए, ठीक है। और पेंटोप्राजोल, इजोमिप्राजोल और लेंसोप्राजोल जो है ये हम आईवी के थ्रू भी दे सकते हैं। इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, बट ये एसिड सिक्रीशन को जो है वो फॉर मोर देन 24 आवर्स जो है वो इनहिबिट करती हैं। ये बहुत ज़्यादा हिट एंड रन ड्रग्स हैं, यानी कि ये इरिवर्सिबली जो है वो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है, दैट्स वाई इफेक्टिवली ज़्यादा वर्क कर रही होती है। ये हमारे पास सेफ ड्रग है, और इसको हम जो है ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ करते हैं फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज ड्यू टू एनी एटियोलॉजी। अगर एनसेड इंड्यूस अल्सर भी है तो उसके अंदर भी पीपीआई को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर भी ये यूज़ होती है। इसके अलावा सोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अगर मैं एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूँ तो ये डायरिया, हेडेक और एब्डोमिनल पेन करवा सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म जो है वो यूज़ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। लाइक लॉन्ग टर्म ऑफ पीपीआई इज एसोसिएटेड विद सब नॉर्मल विटामिन बी 12 लेवल। विटामिन बी 12 लेवल्स को ये कम कर देगा अगर हम इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करें। उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन बी 12 की वो नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से जो है वो विटामिन बी 12 के लेवल्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी करवाता है, और इसके अलावा जो है वो रिस्क बढ़ा देता है ऑफ एंटेरिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और नमूनिया भी जो है वो कॉज कर सकता है। अच्छा, लॉन्गेस्ट एक्टिंग की जो है वो हमने बात की कि टेनेटोप्राजोल जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। मोर पोटेंट पीपीआई कौन सा है? वो है लेप्राजोल। इसके अलावा जो हमारे पास रेबिप्राजोल है ये फास्टेस्ट एक्टिंग पीपीआई है, और लेंसोप्राजोल जो है वो हमारे पास सेफ है इन द प्रेगनेंसी। देन हम बात करते हैं अपनी अदर ड्रग की, दैट इज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं H2 ब्लॉकर्स की। H2 ब्लॉकर्स जो है वो मेनली H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं और एसिड सिक्रीशन को जो है वो रिड्यूस करती हैं। इस एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आती है सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, रोक्सेटिडीन, नाइजेटिडीन एंड लॉक्सेटिडीन। अब सिमिटिडीन की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो सिमिटिडीन जो है वो बहुत ज़्यादा रूटीनली यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसके जो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, जबकि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इसके मुकाबले में ज़्यादा हैं अगर हम इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करें। और ये जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, जिसकी वजह से ये मेंटल स्टेट चेंजेस कर सकती है। इसके अलावा ये इसका ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन भी बहुत है, अदर ड्रग्स के साथ लाइक थियोफाइलिन और वारफेरिन। इसके अलावा ये प्रोलैक्टिन लेवल्स को इंक्रीज करती है, और लीस्ट पोटेंट H2 ब्लॉकर है। ठीक है, ये हमारे पास लीस्ट पोटेंट H2 ब्लॉकर है, जबकि अगर मोस्ट पोटेंट की बात करूँ तो ये हमारे पास मोस्ट पोटेंट H2 ब्लॉकर है।
तो सिमेंटिडीन जो है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इसके ज़्यादा हैं, इंटरैक्शन इसके ज़्यादा है, जबकि इफ़ेक्ट इसका उतना ज़्यादा नहीं है। फिर फेमोटिडीन जो है वो मोस्ट पोटेंट ब्लॉकर है। इसके अलावा लॉक्ज़ेटिडीन जो है ये हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है ऑफ H2 रिसेप्टर। नाइज़ेटिडीन जो है इसकी एंटी एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस एक्टिविटी भी है, और ये जो है वो ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकती है। इसके अलावा ये गैस्ट्रिक एम्पटाइन को जो है वो इन्हेंस करवाती है। फिर आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद पीपीआई एक्सेप्ट कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो पीपीआई की हमने एडवर्स इफेक्ट्स की बात की कि लॉन्ग टर्म यूज़ जो है वो क्या क्या हमारे साथ जो है वो प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो एमसीक्यू जो है वो उसी से रिलेटेड है। आपको उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने हैं कि कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इसके हैं, और इसमें एक एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो पीपीआई का नहीं है, तो वो आपको बताना है। आंसर जो है वो आप अपने जो है वो नाम और रोल नंबर के साथ इन द कमेंट सेक्शन मेंशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।